सो आज हमें डिस्कस करना है जो एप्लीकेशंस है ना। तो उसमें सबसे पहले एप्लीकेशंस है, जो एप्लीकेशंस में नंबर 1 है वो है वेंचुरी मीटर। ओके, अब वेंचुरी मीटर क्या है? एक ऐसी डिवाइस है जो कि क्या करती है, रेट ऑफ फ्लो को किसी ट्यूब में कैलकुलेट करती है। वो सिंपल से इसका डायग्राम है, इसके डायग्राम को देखना, जहां समझ में नहीं आना वहां बताना भी है। ठीक, अब जैसे यहाँ पर देखिए कि एक ट्यूब आपको दिख रही है, एक इसका एरिया दिया हुआ है A1 आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ V1 वेलोसिटी के साथ लिक्विड फ्लो कर रहा है, x एंड से एंटर करता है लिक्विड। फिर एक आपको बीच में पार्ट Z आता है जहाँ पे नैरो हो गई है ट्यूब, यानी कि यहाँ पर जो एरिया है वो कितना हो गया, A2 हो गया है। ठीक, और यहाँ पर वापस y एंड से लिक्विड सपोज निकल रहा होगा। ठीक है, V2 वेलोसिटी से हम कर रहे हैं। तो जब देखिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर चूंकि एरिया ज्यादा है तो वेलोसिटी कम होगी, और वेलोसिटी कम होगी तो इससे एक वर्टिकल ट्यूब जुड़ी हुई है, यहाँ पर लिक्विड ऊपर तक भरने के चांसेस है। क्योंकि वेलोसिटी कम है इसलिए वाटर क्या करेगा, ऊपर की तरफ चल जाएगा। जैसे पास्कल का लॉ होता है, सभी वॉल्स में प्रेशर डाल रहा है लिक्विड, लेकिन यहाँ पर इसको ओपन एंड मिल गया तो ऊपर चला गया। लेकिन जब आप देखेंगे इस जेड वाले पार्ट में पहुंचेंगे, यहाँ पर जो जेड वाला पार्ट दिख रहा है, इस जेड वाले पार्ट में वेलोसिटी बढ़ जाएगी क्योंकि एरिया क्या हो गया, कम हो गया। और जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी तो अब प्रेशर क्या हो जाएगा, जो वॉल पर है वो कुछ कम हो गया। और यहाँ पर आप देखिए लिक्विड का जो आपको साफ समझ में आ रहा है, जो लिक्विड भरा हुआ है उसका जो लेवल है वो कुछ कम है, और इन दोनों के जो लेवल का डिफरेंस है वो कितना आ गया, सपोज h है। ठीक, तो ये डायग्राम अगर किसी को नहीं समझ में आया तो बताए, डायग्राम वाली बात समझ में आ गई सभी को? किसी को? यस सर, आ गया। ठीक, तो ये सिंपल सा डायग्राम। अब हमको सबसे पहले क्या यूज करना है, तो हमने कहा हमारा एम क्या है, एम वही है कि हमें रेट ऑफ फ्लो फाइंड करना है इस ट्यूब में। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी का यूज करेंगे। ठीक, चलिए तो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी का यूज करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी के अकॉर्डिंग आपको मालूम है कि A1 V1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, A2 V2 हो जाएगा। ये द रेट ऑफ फ्लो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक, ये बात आपको मालूम है ऑलरेडी। ठीक, तो यहाँ पर देखिए A1 V1 इक्वल टू A2 V2, बाद में क्या कर रहा है कि A1 अपॉन A2 की वैल्यू निकाल ली जो कि V2 अपॉन V1 के बराबर आ गई। ठीक, अब चूंकि हॉरिजॉन्टल ट्यूब आपको दिख रही है, ऐसा तो है नहीं कि एक एंड का हाइट कुछ है दूसरे एंड का हाइट कुछ है। अब चूंकि हॉरिजॉन्टल है, दैट इज व्हाई यहाँ पर जो है आप देखिए कि यहाँ पर जो हमने बर्नौली थ्योरम का यूज किया है, और बर्नौली थ्योरम क्या है, ये P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ये सिंपल है। इसके पहले ये इक्वेशन A1 अपॉन A2 इक्वल टू V2 अपॉन V1 वाला जो है वो इक्वेशन 1 बन चुका है। यहाँ पर P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, ये बर्नौली की थ्योरम से यहाँ पर निकाल लिया। ठीक, चलिए अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोगों ने को क्या करना है कि ये जो V1 स्क्वायर और V2 स्क्वायर का जो वैल्यू है उसके फॉर्म में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। जैसे आपने P2 को एक तरफ ले गए, ठीक है, आप देखिए यहाँ पर P2 को उठा के हम एक इस साइड में ले गए यहाँ पर। ठीक, तो P1 माइनस P2 आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। और इसी प्रकार जो हाफ रो V1 स्क्वायर है इसको इस साइड में लेके गए। ठीक, तो हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर हो गया। ठीक है, इक्वल टू हाफ रो V1 स्क्वायर कॉमन ले लिया, और रो V1 स्क्वायर कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा V2 स्क्वायर अपॉन V1 स्क्वायर और माइनस 1। इस सिस्टम में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हो, कुछ नहीं कर रहा है, हाफ रो तो वैसे ही कॉमन आ रहा है, लेकिन V1 स्क्वायर को कहते हैं जबरदस्ती कॉमन ले लिया तो V2 स्क्वायर के नीचे अपने आप V1 स्क्वायर आ गया। अब V2 अपॉन V1 की जगह आपने ऑलरेडी पढ़ के आए इक्वेशन नंबर 1 में A1 अपॉन A2 होता है, तो P1 माइनस P2 रखा रहने दीजिए, हाफ रो V1 स्क्वायर और A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर माइनस 1 लिखा होगा। ठीक है, हाफ रो V1 स्क्वायर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अपॉन कितना आ गया, A2 स्क्वायर आ गया। इसको सिर्फ सॉल्व कराया आगे। ठीक, इस सॉल्यूशन में किसी को कोई दिक्कत हो तो बता सकते हो भाई। ठीक है, ये देखिए अब इसको सॉल्व करके इतना हम लोग यहाँ पर पहुंच गए P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ रो V1 स्क्वायर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि आपको मालूम है कि अगर कहीं पर लेवल में डिफरेंस दिखे तो प्रेशर का जो डिफरेंस है वो H रो G के बराबर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो P1 माइनस P2 इक्वल टू H रो G ये फार्मूला है। तो यहाँ पर जो P1 माइनस P2 आपको दिख रहा था ऊपर, वहां पे आपने रख दिया H रो G, रो से रो कट गया, V1 स्क्वायर की वैल्यू निकल आई। ये V1 इक्वल टू आ गया A2 2GH अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। अब इसमें क्या करना है, इसमें आप A1 का मल्टीप्लाई करा दीजिए।
अगर A1 का मल्टीप्लाई करा देंगे, ये देखिए, तो यहाँ पर देखिए अगर A1 का मल्टीप्लाई करा देंगे, रेट ऑफ फ्लो निकालना है ना, तो Q इक्वल टू होता है A1 इंटू V1। A1 का जैसे मल्टीप्लाई कराए तो इधर भी मल्टीप्लाई होगा, तो A1 इंटू A2 अंडर रूट 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। यानी कि दोनों जगह का हमें क्रॉस सेक्शन एरिया पता हो, हाइट में डिफरेंस हम ट्यूब का कैलकुलेट कर सकते हैं फिजिकली, ग्रेविटी हमको मालूम है तो हम बता सकते हैं कि उसने जो एक तरीके से लिक्विड का जो फ्लो है, यानी रेट ऑफ फ्लो है, वो कितना है। बात समझ में आ गई सभी को? यस सर। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ये यहाँ से पूरा आप देखिए, ये पूरा का पूरा अब हमने स्क्रीन पे सामने आपके ला दिया है, जो पूरी की पूरी प्रूविंग थी। और इसको हम कर देंगे थोड़ा सा छोटा, तो ये आपको यहाँ से लेके ये Q A1 V1 इक्वल टू A1 A2 अंडर रूट 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर तक की प्रूविंग है। सारी रिकॉर्डिंग जो क्लास की है वो यूट्यूब पर अवेलेबल रहती है, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप अभी इसको नोट कर पाने में थोड़ा सा जल्दी, इतना जल्दी नहीं कर सकते नोट, तो इसलिए कोई नो इशू। आप जो है वापस से रिकॉर्डिंग्स पे जाएंगे, रिकॉर्डिंग पे जाके जरा पॉज कर दीजिए और ये सारा वैल्यू आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसके आगे के कॉन्सेप्ट की ओर मूव करते हैं। आगे का कॉन्सेप्ट क्या है उसको जरा देखते हैं। अब कुछ और भी चीजें यहाँ पर बर्नौली का थ्योरम का यूज किया जाता है। जैसे कौन कौन सी चीजें हैं आपकी, एक तो है शेप ऑफ विंग्स, यानी कि जो बर्नौली के थ्योरम के बेसिस पर हम लोग जो एरोप्लेन का विंग है उसकी डिजाइन तैयार करते हैं। तो आपको एक दिख रहा होगा यहाँ पर, आप देख रहे हैं कि जो है वेलोसिटी हवा की सेम है, लेकिन जैसे ही ऊपर वाले हिस्से की ओर आप आ रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर, एक मिनट, अब जैसे ही देख रहे हैं ये वाले हिस्से पे आप आ रहे हैं, तो ये देखिए ये थोड़ा सा उभरा हुआ है, यहाँ पर कर्व हो गया है, नीचे वाला फ्लैट है। अब कर्व हो गया यानी कि वेलोसिटी को कुछ ज्यादा जगह मिल गई कवर करने के लिए, ठीक है। और V जो था वो वैसे ही के वैसे वेलोसिटी थी, यहाँ पर V2 हो गया और ऊपर V1 की तरफ हो गया, ठीक है। अब ये क्या है, बर्नौली थ्योरम क्या कहती है कि वेयर द वेलोसिटी इज इंक्रीज द प्रेशर इज डिक्रीज एंड वाइस वर्सा, ठीक है। जहां वेलोसिटी बढ़ती है प्रेशर अपने आप वहां पर कम हो जाता है। दिस फैक्ट हैज बीन यूज्ड इन शेपिंग द विंग्स ऑफ एन एरोप्लेन। द विंग इज सो डिजाइंड दैट द कर्वेचर ऑफ इट्स अपर सरफेस इज ग्रेटर देन द लोअर सरफेस, यानी कि आपको कर्वेचर साफ दिख रहा है, ऊपर वाले सरफेस का ज्यादा है, नीचे वाले सरफेस का कम है। एंड इट्स फ्रंट एंड इज शेप्ड राउंड व्हाइल द बैक एंड इज फ्लैटेंड, ठीक है। During the flight of the aeroplane, the flow of air above and below the wings is streamlined, ठीक है, as shown in figure. The air flowing above the wing has to travel a larger distance, जैसा कि साफ साफ दिख रहा है, ज्यादा डिस्टेंस चाहिए यहाँ पर। Therefore, the velocity of air V1 at the upper surface is larger than the velocity V2. अब चूंकि ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, यानी ऊपर वेलोसिटी ज्यादा और नीचे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। Consequently, the pressure of the air P1 at the upper surface is less than the pressure P2. क्योंकि वेलोसिटी ऊपर ज्यादा है, यानी कि ऊपर का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और नीचे का प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इस प्रेशर डिफरेंस के कारण जो है रोजीएच मिलता है, यानी कि हाइट मिलती है, और पार्टिकुलर एक तरीके से फोर्स मिलता है, और ये जो क्या करता है, एरोप्लेन जो उसको ऊपर उड़ने के लिए जरूरत है वो मिल जाता है। तो बर्नौली की थ्योरम का यूज आपने एक तरीके से विंग्स का जो एरोप्लेन का उसको डिजाइन करने में देखा। और वी ऑल नो दैट कि जो एक तरीके से एयर है, इट इज आल्सो द काइंड ऑफ द फ्लूइड, ठीक। चलिए फिर एक और है, ये बुनसन बर्नर है। बुनसन बर्नर का बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक तरफ से गैस एंटर होती है, यहाँ पर एयर एंटर होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि गैस और एयर का जो मिक्सचर है, उस गैस एयर मिक्सचर की वजह से यहाँ पर आपको फ्लेम दिख रही है, ठीक है। क्या है इसको भी समझ लें। देखिए, द बुनसन बर्नर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग ट्यूब हैविंग अ फाइन नोजल O at the bottom. Okay, the burning gas enters the tube through O. यहाँ बर्निंग गैस जो है वो O से क्या कर रही है, एंटर कर रही है, and burns in a flame at the top of the tube. To produce a non-luminous flame, the air of the atmosphere is mixed with the gas. Since the nozzle O is fine, the gas enters with a large velocity, and so the pressure inside the tube is lower than the outer atmospheric pressure. Therefore, air from outside rushes into the tube through a hole and is mixed with the burning gas. यानी कि गैस जो है वो इतने फाइन नोजल से पास कराई जा रही है, वेलोसिटी इतनी ज्यादा है कि अंदर का प्रेशर कम हो जाता है, और ऑटोमेटिक जो बगल में आप जहां से एयर एंटर कर रही है वो छेद छोटा सा आपको दिख रहा है, वहां से एयर तेजी से अंदर की हो जाती है, उन दोनों को मिक्स करके बुनसन बर्नर में फ्लेम वहां पर जलती है, ठीक है। एक अच्छी खासी फ्लेम आपको जो है दिखाई पड़ेगी।
इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे एटोमाइजर। ठीक है, एटोमाइजर भी है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट, आप इसका जानते हैं, मे भी बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा। ठीक है, इसमें क्या है, रबर बॉल लगी हुई है, यहाँ पर एयर ब्रश करती है, यहाँ पर एक लिक्विड है, तो जैसे रबर बॉल को आप दबाते हैं तेजी से, तो यहाँ पर एयर की वेलोसिटी बढ़ जाती है और एकदम तेजी से वो आगे की तरफ बढ़ती है। क्योंकि वेलोसिटी बढ़ जाती है तो प्रेशर कम हो जाता है, तो जो लिक्विड भरा हुआ है नीचे आप देख रहे हैं, ये तुरंत के तुरंत ऊपर पहुंच जाता है और स्प्रे करता है। तो जनरली जो आप देखते हैं कि अगर बाल के लिए सैलून में अगर आप जाते हैं तो सैलून में स्प्रे का जो यूज किया जाता है वो इसी तरीके का यूज किया जाता है। ठीक है, कलर जो स्प्रे कलर्स करे जाते हैं, परफ्यूम्स हैं, इन सब जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, तो ये एक एटोमाइजर इज आल्सो द काइंड ऑफ एग्जांपल ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। देन दिस इज आल्सो अनदर एग्जांपल, फिल्टर पंप, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वाटर तेजी से फाइंड नोजल से पास हो रहा है, और इसमें क्या होता है कि जो एयर है वो तेजी से, जब वेलोसिटी बढ़ेगी वाटर की, तो एयर अंदर की तरफ क्या करेगी, रस करेगी, और एक वाटर और एयर का आपको जो है यहाँ पर कॉम्बिनेशन दिखेगा जो बहुत तेजी से निकलता है। ठीक, इसके अलावा ये भी बहुत बढ़िया एग्जांपल है कि ब्लोइंग ऑफ द टिन रूफ इन विंड स्टॉर्म। जब आंधी या तूफान आते हैं तो आप देखते हैं घर के छत जहाँ पर टीन शेड होता है वो टीन शेड उतर जाती है। क्यों उखड़ जाती है? उसका सिंपल सा रीजन है कि नीचे का एटमॉस्फेरिक जो एयर का वेलोसिटी वो तो कांस्टेंट है, जैसे था वैसे ही, लेकिन ऊपर क्या हो गया, इतनी ज्यादा वेलोसिटी कि ऊपर का प्रेशर कम हो गया। और आपको मालूम है जहां पर प्रेशर लो होता है वो ऑटोमेटिक एक वैक्यूम क्रिएट करता है, और टीन जो है हवा में क्या हो जाती है, उड़ जाती है। कई बार आपने देखा है जब तेजी से ट्रेन गुजरती है तो आसपास के जो है पत्ते आपको देखेंगे कि बिल्कुल झुके हुए दिखाई पड़ेंगे ट्रेन की तरफ। इवन कई बार ट्रक वगैरह अगर रोड में किनारे चल रहे हैं तो भी आप देखेंगे पेड़ों की डालियां क्या करती है, झुक जाती है, या कागज वगैरह उसी के पीछे पीछे भागने लगते हैं। एक और वो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि पिंग पोंग बॉल प्लेस्ड ऑन वाटर फाउंटेन। अगर आप तेजी से वाटर फाउंटेन को जो है क्या कराते हैं कि अपने जो है स्ट्रॉ लीजिए, स्ट्रॉ से अगर आप एक तरीके से पानी की तेज बौछार निकालेंगे तेज वेलोसिटी से, एक पिंग पोंग बॉल बिल्कुल हल्की जो बॉल होती है वो आप देखेंगे ऑटोमेटिक वो उसके नीचे जो है बनी रहेगी, इसके नीचे बनी रहेगी, जो पानी निकल रहा है उसकी धार उसके नीचे बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा है, लो प्रेशर क्रिएट करेगी, वैक्यूम क्रिएट करेगी, और वो बॉल वैसे की वैसे बनी रहेगी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है विच इज कॉल्ड द मैग्नेस इफेक्ट। तो मैग्नेस इफेक्ट में आपने देखा होगा टेनिस या क्रिकेट जनरली जब आप यूज करते हैं तो आपको एक स्विंग देखने के लिए मिलता है ना? तो वो किस तरीके से होता है उसको समझना है। टेनिस एंड क्रिकेट प्लेयर्स यूजुअली एक्सपीरियंस दैट व्हेन अ बॉल इज थ्रोन स्पिनिंग इट मूव्स अलोंग अ कर्व्ड पाथ इन एयर, दिस इज कॉल्ड स्विंग ऑफ द बॉल। अगर स्पिन करते हुए बॉल को फेंकते हैं तो वो स्विंग होता है, एंड कैन बी अंडरस्टूड बाय फिगर दिस। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये स्पिन करते हुए बॉल यहाँ पर जा रही है। ठीक है, अच्छा, when a ball moves forward the air ahead the ball rushes with the velocity v। यहाँ पर क्या होती है, जब ये बॉल आगे की तरफ जाती है तो एयर जो है v वेलोसिटी से जो है पीछे की तरफ आ रही है, टू फिल अप द स्पेस बिहाइंड द बॉल व्हिच हैज बीन लेफ्ट वैक्यूटेड बाय द बॉल। बॉल आगे गई, पीछे का स्पेस कौन भरेगा, एयर भरेगी। when the ball spins the layer of the air around it also moves with the ball। और जैसे जैसे बॉल मूव करती है उसके साथ भी जो एक तरीके से एयर है वो भी बॉल के साथ मूव करने लगती है, उसकी वेलोसिटी मान लिया आपने कितनी है, u है। It is clear from the figure the resultant velocity here the above becomes v minus u and the below ball becomes v plus u। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो ऊपर की तरफ तो जो वेलोसिटी है वो u फॉरवर्ड डायरेक्शन में दिख रही है और v रिवर्स में दिख रही है, यानी कि इन दोनों का अगर हम लोग डिफरेंस निकाले तो v माइनस यू हो जाएगा। लेकिन नीचे वाली बॉल में क्या है कि नीचे वाली बॉल का भी, क्योंकि मालूम है जो है घूम रही होगी, तो नीचे वाली बॉल का जो u है और नीचे वाली बॉल का जो v है दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, तो यहाँ पर v प्लस यू हो जाएगी, यानी नीचे की वेलोसिटी बढ़ गई, ऊपर की वेलोसिटी घट गई। और आपको मालूम है यहाँ पर इसके कारण एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा और ये बॉल क्या करती है, टिप्पा खाने के बाद स्विंग करती है, इसको बोलते हैं मैग्नेस इफेक्ट। इसके अलावा और भी चीजें हैं, डीप वाटर रन्स काम, जो एक तरीके से गहरा जहां पर पानी दिखेगा आपको बहुत एक तरीके से प्रेशर चूंकि वहां बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, इसलिए वेलोसिटी वहां पर कम होती है, इसलिए काम दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार ब्लड का फ्लो इन हार्ट अटैक, दिस इज आल्सो द कांसेप्ट व्हिच इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, तो क्या है, द आर्टरी में गेट कंसीडर्ड
constricted due to the accumulation of plaque on its inner walls. In order to drive the blood through this narrow region, a greater demand is placed on the activity of the heart. The speed of the flow of blood in the constricted region is the increase in compliance with the principle of continuity. Area rather velocity कम, area कम velocity ज़्यादा. The increased velocity lower the blood pressure in constricted region in compliance with Bernoulli's theorem. ठीक है, P plus half rho v square equal to constant. As a result of the decrease in blood pressure, the artery may collapse due to external pressure. The heart exerts more pressure to open this artery and force the blood through. As the blood rushes through the opening, the blood pressure once again drops due to the same region, leading to a repeat collapse. This repeated collapse of an artery may result in heart attack. So this is the concept of our heart attack, completely based on the Bernoulli's theorem. ठीक. And the final topic of the flow of liquid is velocity of effects of a liquid. ये भी बहुत important है. इसको कैसे समझेंगे आप? बहुत आसानी से समझ सकते हैं. इसमें क्या है कि जनरली क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक वेसल है, ठीक है. वेसल में पानी भरा हुआ है. टोटल कैपिटल H हाइट तक का आपको जो है पानी यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, ठीक. और यहाँ पर स्मॉल h पर एक छोटा सा होल है जिससे लिक्विड बाहर निकल रहा है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x पे गिर रहा है. अब हमें क्या करना है, बर्नौली के थ्योरम लगाना है. एक तो कहाँ पर, एक तो फ्री सरफेस पे, और दूसरा कहाँ पर लगाना है, इस होल से. तो आपको मालूम है प्रेशर सेम रहेगा, ठीक है, ठीक है, ऑलरेडी पास्कल्स का लॉ है. तो P, और चूंकि वाटर ऊपर की तरफ बिल्कुल रुका हुआ है, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी. और रो GH इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई है. इसके बाद P प्लस हाफ रो V स्क्वायर, क्योंकि अब यहाँ पर प्रेशर P है, वेलोसिटी से गिर रहा है, V वेलोसिटी से लिक्विड निकल रहा है, तो हाफ रो V स्क्वायर. और यहाँ ग्राउंड से यहाँ तक की हाइट बची है H माइनस क्या, इस कैपिटल H माइनस स्मॉल h. यानी कि हाँ, आप इसको बराबर इक्वेट करके सॉल्व करें तो V इक्वल टू अंडर रूट 2GH. इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बता सकता है. दिस इज द वेलोसिटी बाय विच लिक्विड जो है लीव्स द स्मॉल होल ऑफ द वेसल. ठीक, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका. ठीक, तो यहाँ तक आ गए. फिर दिस फार्मूला वाज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड in 1644 बाय टॉर्सली एंड द इट इज कॉल्ड द टॉर्सलीज थ्योरम. ठीक, तो सिमिलरली आपको मालूम है कि एक किसी बॉडी को ड्रॉप करा जाता है लिक्विड में h हाइट से, तो उसका u 0 होगा. तो थर्ड इक्वेशन अगर लगा देंगे हम लोग मोशन की, तो वो इक्वल टू अंडर रूट 2GH होता है. इससे एक बात पता चलती है कि अगर h हाइट से कोई भी जो है ऑब्जेक्ट लिक्विड में गिर रहा है, तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी वो अंडर रूट 2GH होगी. और यही सेम वेलोसिटी होगी जब किसी ऑरफाइस, या जिसे हम लोग स्मॉल होल कहते हैं, उससे लिक्विड निकल रहा होगा. उन दोनों कंडीशन में ये सेम होगा. ठीक, तो दिस इज कॉल्ड द टॉर्सलीज थ्योरम. ठीक, चलिए, तो ये पूरी की पूरी वेलोसिटी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ लिक्विड का कॉन्सेप्ट था. अब आप इसको जो है घर पे कर सकते हैं. और मैंने जैसा कि बताया आपके लिए, आपको हमने बताया है ऑलरेडी कि अगर इसको आपको करना है तो कोई भी बुक ले लीजिए, उस बुक में आपको ये कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिल जाएगा. ठीक, इसमें अब किसी का कोई डाउट हो तो पूछ सकते. कोई डाउट है क्या? नो सर.